कि कल हमने टेंस के बारे में पढ़ा था और टेंस का जो फर्स्ट प्रकार था प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट टेंस के अंदर जो इसका प्रथम भाग था प्रेजेंट सिंपल टेंस, उसके रूल्स और उसके जो पहचान थी उसके बारे में पढ़ा। और प्रश्नों के जो प्रकार थे जिसमें सबसे पहले जो एफर्मेटिव सेंटेंस है उसको, और उसके बाद में नेगेटिव सेंटेंस, और उसके बाद में आज हम आगे पढ़ने जा रहे हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में और इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। कल हमने पढ़ा था कि जो एफर्मेटिव सेंटेंस है और जो नेगेटिव सेंटेंस है उनको किस प्रकार से हिंदी टू इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। आपको मैंने फॉर्मूला जो बताया था और जो स्टेप्स बताए थे उसके अनुसार आप आसानी से हिंदी टू इंग्लिश में इन वाक्यों को, ये जो सेंटेंस है इनको आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। आज हम ये जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है इसका हिंदी में अर्थ होता है प्रश्नवाचक वाक्य, इनको किस प्रकार से चेंज करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं उसके बारे में समझेंगे। तो ध्यान से इसको समझना है। सबसे पहले इसमें जो एक सेंटेंस दिया हुआ है वो लिखा हुआ है कि क्या रमेश पढ़ता है। अब प्रश्नवाचक वाक्य कैसे होते हैं, आप उसकी कैसे पहचान करेंगे, तो उसके पहचान के इस प्रकार से पहचान करेंगे कि सबसे पहले तो यहाँ पे प्रश्न पूछने का भाव है, इस प्रकार के संकेत दिया, आगे क्या, क्यों, कैसे, ये कुछ प्रश्नवाचक वाक्यों के संकेत हैं। और दूसरा, उस प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ होगा, इससे आप स्पष्ट रूप से ये ध्यान लगा सकते हैं या पता कर सकते हैं कि ये प्रश्नवाचक वाक्य है। अब दूसरे इसमें पहचान करनी है कि ये किस टेंस का है। तो आपने ये पहचान कर ली कि ये इसके जो हिंदी वाक्य है इस हिंदी वाक्य के अंत में क्या आया है, इसके अंत में लिखा हुआ है ता है। अब सबसे पहले आपको यहाँ पे पहचान कर लिया आपने कि यहाँ पे ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का है। उसके बाद में ये वाक्य एक वचन है या बहुवचन, इसकी आपको पहचान करनी है। और दूसरा, आपने ये पहचान तो स्पष्ट कर ही ली है कि ये एक प्रश्नवाचक वाक्य है। अब इसको चेंज कैसे करते हैं, अब इसका जो फॉर्मूला है वो क्या होगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे सहायक क्रिया लेनी, इंग्लिश में सहायक क्रिया को कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो आपको सबसे पहले फॉर्मूले के अनुसार आपको यहाँ पे सहायक क्रिया लेनी, सहायक क्रिया जिसको इंग्लिश में कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद में आपको जो 2 नंबर पे जो आपको सब्जेक्ट लेना है, सब्जेक्ट जिसको हिंदी में कहते हैं कर्ता, जो इसमें काम को करने वाला कौन है उसको आपको लेना है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के बाद में आपको यहाँ पे लेनी है वर्ब जिसको कहते हैं क्रिया। और क्रिया के बाद में आपको ऑब्जेक्ट लेना है, और ऑब्जेक्ट के बाद में यदि कोई प्रेडिकेट है, शेष बचा है तो उसको लेना है। और उसके बाद में आपको प्रश्नवाचक है वो चिन्ह लगाना है। एक बार पुनः समझेंगे। सबसे पहले आपको सहायक क्रिया लेनी है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में आपको कर्ता लेना है, जो इस वाक्य के अंदर काम को कौन कर रहा है वो कर्ता है, उसको लेना है, उसको इंग्लिश में सब्जेक्ट कहते हैं। उसके बाद में आपको वर्ब लेनी है अर्थात क्रिया जो मेन वर्ब होती वो, और उसके बाद में आपको ऑब्जेक्ट का हिंदी में अर्थ होता है कर्म, वो लेना है। और उसके बाद में यदि वाक्य में कोई शेष है तो वो लेना है, और उसके बाद में आपको प्रश्नवाचक का चिन्ह लगाना है। अब इस फॉर्मूले की सहायता से हम क्या रमेश पढ़ता है इस सेंटेंस को है वो बनाएंगे। तो ध्यान से समझो। सबसे पहले सहायक क्रिया लेनी, तो सहायक क्रिया कैसे पता करेंगे कि हम यहाँ पे डज लगाएंगे या डू लगाएंगे। इसके लिए आपको सबसे पहले पता करना है कि ये जो सेंटेंस है वो एक वचन है या बहुवचन। यदि सेंटेंस एक वचन है तो आपको यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डज लगानी है, और यदि सेंटेंस बहुवचन है तो आपको यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डू लगानी। तो यहाँ पे आपने देखा कि रमेश जो कि केवल एक नाम है, तो ये स्पष्ट हो गया कि ये सेंटेंस है वो एक वचन है, सिंगुलर है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लिखेंगे डज, ये आपकी होगी सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद में आपको लेना है कर्ता, काम को करने वाला। तो यहाँ पे क्या रमेश पढ़ता है, तो यहाँ पे पढ़ने का काम कौन कर रहा है, रमेश। तो आप यहाँ पे कर्ता ले लेंगे रमेश। और उसके बाद में आपको लेना है वर्ब। यहाँ पे जो वर्ब यानी क्रिया, यहाँ पे क्रिया क्या है, क्रिया है यहाँ पे पढ़ना, पढ़ना को अंग्रेजी में कहते हैं रीड। और उसके बाद में आपको लेना है ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे देखेंगे कि क्या रमेश पढ़ता है, यहाँ पे सिर्फ
सहायक क्रिया आपकी जो डज थी वो आ गई, कर्ता आपका रमेश आ गया, आपका जो वर्ब थी वो रीड आ गई, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस में नहीं है, नहीं ही कोई शेष है, तो आपको सीधा प्रश्नवाचक चिन्ह है वो लगा देना है। प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना ना भूलें। अभी हमने क्या रमेश पढ़ता है इस सेंटेंस को बनाया। अब इसी फॉर्मूले को लेकर के इसकी मदद से हम इन दूसरे जो सेंटेंस है उनको भी हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। चलो इसको स्टेप बाय स्टेप हम इनको ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो सेकंड आपका जो सेंटेंस है वो लिखा हुआ है कि क्या राधा पत्र लिखती है। अब इसको चेंज करते हैं। तो सबसे पहले इसमें पहचान आपकी होगी कि ये प्रेजेंट सिंपल का है। उसके बाद में आपको पहचान करने की एक वचन या बहुवचन। तो यहाँ पे राधा है वो कोई एक नाम है तो ये सिंगुलर है। उसके बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह और यहाँ पे ये संकेत क्या है, इससे स्पष्ट हो गया कि एक प्रश्नवाचक वाक्य है। अब आपको क्या करना है, अब इसको सेंटेंस को चेंज करना है, तो इस फॉर्मूले के अनुसार करना है। अब एक वचन है तो आपको यहाँ पे लिखेंगे, आप सबसे पहले डज लगाएंगे। डज के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे कर्ता लेना है। अब यहाँ पे आपका कर्ता क्या है, यहाँ पे कर्ता आपका है राधा, और उसके बाद में आपको यहाँ पे वर्ब लेनी, क्रिया। अब यहाँ पे क्रिया क्या है, लिखना। लिखना को इंग्लिश में क्या कहते हैं, राइट कहते हैं। तो ये आपने लिख दिया यहाँ पे राइट, डज राधा राइट। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट, तो इस सेंटेंस में देखना आप ऑब्जेक्ट आया है। ऑब्जेक्ट आपका क्या है, पत्र। तो पत्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं, लेटर। ये आपने ऑब्जेक्ट लिख दिया। उसके बाद में शेष इस सेंटेंस में कुछ है नहीं, तो आप सीधे यहाँ पे जो प्रश्नवाचक चिन्ह है उसको आप है वो यहाँ पे लगा दो। तो आपका सेंटेंस तैयार हो गया है कि डज राधा राइट लेटर, क्या राधा पत्र लिखती है। अब इसी प्रकार हमें बाकी वाले सेंटेंस बनाने, बहुत ही इजी और आसान है, आपको समझना है और इन्हीं सूत्र के अनुसार, इसी फॉर्मूले के अनुसार, इसी स्ट्रक्चर के अनुसार आपको है वो इसको बनाना है इसकी सहायता से। अब इसको बनाते हैं कि क्या मुकेश क्रिकेट खेलता है। बस इसमें पहचान होगी, यहाँ पे ये संकेत, इससे स्पष्ट हो गया कि ये प्रश्नवाचक वाक्य है। यहाँ पे इसकी पहचान होगी कि ये एक सिंगुलर सेंटेंस है। अब इसको चेंज करते हैं कि सबसे पहले आपको सहायक क्रिया लेनी, हेल्पिंग वर्ब। अब ये एक वचन है तो आप यहाँ पे लगा देंगे डज, ये लिख दिया आपने डज। उसके बाद में आपको लेना है कर्ता। तो यहाँ पे काम को करने वाला कौन है, अर्थात क्रिकेट खेलने का काम कौन कर रहा है, मुकेश कर रहा है। तो ये आपका क्या हो गया, कर्ता हो गया। तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया, इंग्लिश में इसको सब्जेक्ट कहते हैं। तो यहाँ पे आप लिख देंगे मुकेश, ये आपने लिख दिया मुकेश, ये आपका कर्ता हो गया। इसके बाद में आपको लेनी है वर्ब यानी क्रिया। यहाँ पे क्रिया क्या है, खेलना है। तो खेलना को इंग्लिश में कहते हैं प्ले, ये आपने लिख दिया वर्ब। और इसके बाद में आपको लिखना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ पे आपका है क्रिकेट, तो यहाँ लिख देते हैं आप क्रिकेट। और उसके बाद में शेष इस सेंटेंस में कुछ है नहीं, और उसके बाद आपको सीधे प्रश्नवाचक चिन्ह है वो लगाना है। तो ये आपका सेंटेंस बन गया, डज मुकेश प्ले क्रिकेट। अब इसी प्रकार आपको ये चौथा सेंटेंस हम बनाते हैं। इसको कैसे बनाते हैं, ध्यान दो कि क्या हम गीत सुनते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये जो हम आया है, हम को इंग्लिश में कहते हैं वी। तो ये क्या है, ये एक बहुवचन सेंटेंस है, प्लूरल सेंटेंस। तो इसको कैसे बनाते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे ये बहुवचन है तो आपके हेल्पिंग वर्ब यहाँ लग जाएगी डू। उसके बाद में आपको यहाँ पे कर्ता लेना है। कर्ता आपका है वी, ये कर्ता आपने यहाँ पे लगा दिया वी। और उसके बाद में ये आपने यहाँ पे मतलब इसका जो सहायक क्रिया है वो ले ली, आपने कर्ता ले लिया। उसके बाद में आपको वर्ब लेने, यहाँ पे वर्ब क्या है, सुनना। जो वर्ब होती है वो हमेशा सेंटेंस के अंत में होती है। सुनना को इंग्लिश में कहते हैं लिसन, डू वी लिसन। और उसके बाद में आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखना। ऑब्जेक्ट क्या है, गीत। गीत को इंग्लिश में कहते हैं सॉन्ग, डू वी लिसन सॉन्ग। और उसके बाद में यहाँ पे जो शेष है वो इस सेंटेंस में कुछ नहीं है, और जो प्रश्नवाचक चिन्ह है वो अब आपको यहाँ पे लगा देना है। तो ये सेंटेंस तैयार हो चुका है कि डू वी लिसन सॉन्ग, क्या हम गीत सुनते हैं। तो अभी हमने इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ा, तो
मेरे हिसाब से अब आपको ये समझ में आ चुका होगा, क्योंकि बहुत ही आसान स्टेप है और ये जो फॉर्मूला यदि आपको कंठस्थ है तो आप इस इंटरोगेटिव सेंटेंस के कैसे भी वाक्य आए आप आसानी से उसको बना सकते हैं। अब आगे हम लेते हैं जो चौथा वाक्य का जो प्रकार है काइंड से इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, कि वो प्रश्नवाचक भी होगा और प्लस वो नकारात्मक भी होगा, यानी उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा हुआ होगा और उसमें नॉट का प्रयोग भी होगा। जैसे कि आप इसमें हिंदी में जो सेंटेंस दिए हुए हैं इसको आप देख सकते हैं कि क्या कैलाश नहीं खेलता है, तो देखो यहाँ पे नॉट भी लगा है और यहाँ प्रश्नवाचक वाक्य भी है, दोनों मिक्स हैं, दोनों साथ में। अब इनको कैसे बनाते हैं तो इनको ध्यान से समझना है। इसके लिए मैं आपको सबसे पहले स्ट्रक्चर लिखवा देता हूँ, इसकी जो संरचना है, जो फॉर्मूला है वो लिखवा देता हूँ कि सबसे पहले आपको इसमें सहायक क्रिया लिखनी होगी, यानी आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो लिखनी है, और उसके बाद में आपको यहाँ पे कर्ता लिखना है, यानी जो काम को करने वाला सब्जेक्ट है वो आपको लिखना है। उसके बाद में यहाँ पे जो नेगेटिव है तो नॉट का प्रयोग होगा, तो यहाँ पे आपको नॉट लिखना है। उसके बाद में आपको वर्ब लिखनी है, वर्ब के बाद में आपको कर्म लिखना है, इसको इंग्लिश में ऑब्जेक्ट कहते हैं। उसके बाद में आपको शेष लिखना है, और यदि शेष नहीं है तो सीधे प्रश्नवाचक चिन्ह है वो लगा देना है। अब इस स्ट्रक्चर के अनुसार इसकी सहायता से हम इन 4 सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। देखो कैसे करते हैं। सबसे पहला, क्या कैलाश नहीं खेलता है, अब इसको चेंज करते हैं। तो ध्यान दो, सबसे पहले आपको वही स्टेप फॉलो करना है कि इसकी पहचान होगी प्रेजेंट सिंपल टेंस का है। दूसरा, इसमें क्या लगा, प्लस नहीं लगा, प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक नेगेटिव है। और उसके बाद में ये पहचान करनी है कि ये जो सेंटेंस है वो एक वचन है या बहुवचन, ताकि हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो हम सही सही भर सकें। तो कैलाश जो कि एक वचन है क्योंकि कोई एक नाम है। अब इसको चेंज करते देखो, सबसे पहले क्या लेनी है, सहायक क्रिया। अब ये एक वचन है तो सहायक क्रिया क्या लग जाएगी, डज लगेगी। अब उसके बाद में आपको क्या लेना है, कर्ता लेना है। यहाँ पे काम को कौन कर रहा है, मतलब खेलने का काम कौन नहीं कर रहा है, कैलाश नहीं कर रहा है, तो ये आपका कर्ता हो गया, तो ये आपने लिख दिया कैलाश। उसके बाद में आपको क्या लेना है, उसके बाद में आपको सीधे नॉट लिखना है, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट, डज कैलाश नॉट। उसके बाद में आपको क्या लेनी है, क्रिया लेनी है। यहाँ पे क्रिया क्या है, खेलना, तो ये लिख दिया आपने प्ले, डज कैलाश नॉट प्ले। और उसके बाद में कर्म लिख दिया आपने, कर्म यहाँ पे कोई है नहीं तो आपने नहीं लिखा, और उसके बाद में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह है वो लगा देना। ये आपका सेंटेंस तैयार हो गया, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। क्या कैलाश नहीं खेलता है, डज कैलाश नॉट प्ले। अब इसी सेंटेंस, ये जो सेकंड है, क्या वह आम नहीं खाती है, अब इसको बनाते हैं बस इसी फॉर्मूले के अनुसार। सबसे पहले आप लिखेंगे, आपको यहाँ पे सहायक क्रिया लेनी है। अब ये एक वचन है प्लस स्त्री लेंगे, आप देख लो खाती हैं, तो आप यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले डज। उसके बाद में आपको कर्ता लेना है, कर्ता यहाँ पे वह, और स्त्रीलिंग है तो आप सी लिखेंगे यहाँ पे, डज सी। उसके बाद में आपको नॉट लगाना है यहाँ पे। उसके बाद में आपको क्रिया लेनी है, क्रिया यहाँ पे है खाना, खाना को इंग्लिश में कहते हैं ईट, डज सी नॉट ईट, प्लस यहाँ पे देखो कर्म आया है, कर्म क्या है, आम, आम को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मैंगो कहते हैं, ये लिख दिया आपने मैंगो। उसके बाद में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह है वो लगा देना है। तो ये देखिए आपका सेंटेंस है वो बनकर तैयार हो गया है, डज सी नॉट ईट मैंगो, क्या वह आम नहीं खाती। अब हम 2 सेंटेंस हमने बना दिए। अब इसी स्ट्रक्चर की मदद से हम तीसरा सेंटेंस बनाते हैं। ध्यान से इसको देखो कि यहाँ पे जो सहायक क्रिया आपको पहले लेनी है। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि क्या बंदर नहीं कूदते हैं, तो यहाँ पे ये आपकी पहचान हो गई, नेगेटिव सेंटेंस है, और ये इससे पहचान हो गई कि ये एक प्रश्नवाचक वाक्य है। और यहाँ पे बंदर, बंदर एक से अधिक है, बहुवचन सेंटेंस है। अब इसको ट्रांसलेट करते हैं। सहायक क्रिया पहले लो, बहुवचन है तो क्या लिख दोगे आप, डू लिख दोगे। उसके बाद में आपको कर्ता लेना है, यहाँ पे आपका कर्ता कौन है, बंदर यानी मंकी, तो ये आपने लिख दिया मंकी। और उसके बाद में आपको नॉट लगाना है, तो ये आपने लिख दिया यहाँ पे नॉट। उसके बाद में आपको क्रिया लेनी, वर्ब, वर्ब यहाँ पे क्या है, जंप, कूदना, तो ये लिख दिया आपने जंप। और उसके बाद में आपको लिखनी है यहाँ पे कर्म, यहाँ पे कर्म कोई है नहीं। उसके बाद में आपको लिखना है शेष, शेष भी नहीं है, और उसके बाद में प्रश्नवाचक का चिन्ह लगाना है, तो ये आपने लगा दिया प्रश्नवाचक चिन्ह। तो क्या बन गया, डू मंकी नॉट जंप, क्या बंदर नहीं कूदते हैं। अब इसी प्रकार हमें इस स्ट्रक्चर की मदद से हमें ये सेंटेंस बनाना है। देखो कैसे बनाते हैं, क्या वे नहीं जाते हैं,
ध्यान दो ये बहुवचन वे, इसको इंग्लिश में कहते हैं दे एक बहुवचन है। और यहाँ पे जाते हैं नहीं क्या, समझ गए होंगे कि ये इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस है। अब इसको बनाते हैं, तो ये बहुवचन है तो सबसे पहले आप लिखेंगे डू सहायक क्रिया, उसके बाद में कर्ता लेंगे, कर्ता आपका यहाँ पे है दे, उसके बाद में आप नॉट लिखेंगे क्योंकि नेगेटिव है इसलिए, उसके बाद में आप क्रिया लेंगे, आपकी क्रिया यहाँ पे है जाना जिसको इंग्लिश में कहते हैं गो, उसके बाद में आपको लेना है कर्म, लेकिन यहाँ पे कर्म कोई है नहीं तो सीधे आप लिख देंगे क्या, प्रश्नवाचक चिन्ह है वो लगा देंगे। तो सेंटेंस बनकर के तैयार हो चुका है, डू दे नॉट गो, क्या वे नहीं जाते हैं। अब हमने इस प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर हमने इनकी पहचान, रूल्स और रूल्स, इन्हीं के आधार पर इनकी मदद से हमने जो वाक्य के 4 प्रकार होते हैं उनको अच्छे से आसानी से स्ट्रक्चर और इनके जो फॉर्मूला है उसके माध्यम से हमने समझा है। और मैं आशा करता हूं कि ये जो प्रेजेंट सिंपल टेंस के नियमों के आधार पर और पहचान से आप आसानी से ये जो सभी सेंटेंस है उनको अच्छे से समझ गए होंगे। प्रेजेंट सिंपल के बाद में हम आगे नेक्स्ट जो हमारा प्रकार है जो काइंड्स है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। हम आज इसी को पढ़ेंगे। इसके साथ में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इसका हिंदी में अर्थ होता है वर्तमान जारी काल। अब इसकी पहचान और इसके नियम क्या है इसको सबसे पहले आपको कंठस्थ करना है, इसको याद करना है, क्योंकि इसकी पहचान और नियम की मदद से ही आप सेंटेंस है वो बना सकते हैं और करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को है वो फिल कर सकते हैं। बिना इसकी सहायता के आप कुछ नहीं कर सकते, इसलिए आपको इनको याद करना कंपल्सरी हो जाता है। अब इसमें इसकी जो पहचान है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इसकी पहचान क्या है? पहचान को इंग्लिश में कहते हैं आइडेंटिटी, आइडेंटिफिकेशन भी कहते हैं। इसकी पहचान है कि इस टेंस के जो हिंदी वाक्य हैं, इस टेंस के जो हिंदी वाक्य होंगे उस हिंदी वाक्यों के अंत में पहचान के लिए ये संकेत है कि उस हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द आते हैं। रमेश पुस्तक पढ़ रहा है, सीता खेल रही है, मोहन पुस्तक लिख रहा है। तो इनकी हिंदी वाक्य है उसके अंत में क्या आएगा, क्रिया के साथ में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द है वो आएंगे। इससे आप पहचान कर लेंगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। अब उसके बाद में आता है नियम। नियम को इंग्लिश में कहते हैं रूल्स। इसके जो रूल्स हैं वो क्या है? तो नंबर 1 रूल्स है कि यदि जो कर्ता है यानी जो सब्जेक्ट है यदि वो एक वचन है, कल मैंने आपको बताया कि एक वचन के अंदर क्या आता है, ही, सी, इट या कोई एक नाम, तो उसके साथ में आपको हेल्पिंग वर्ब क्या लगानी है, आपको हेल्पिंग वर्ब इज लगानी है। कब? जब आपका जो कर्ता है वो एक वचन हो तब हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, तब आप इज लगाएंगे। और नियम नंबर 2 क्या है कि यदि कर्ता बहुवचन हो, एक से अधिक बहुवचन जिसमें आई, वी, यू, दे या कोई अधिक नाम हो, तो आपको उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगानी है, आपको आर लगाना है। एक वचन के साथ में इज, बहुवचन के साथ में आर। लेकिन ध्यान रहे नियम नंबर 3 है वो इनसे थोड़ा अपवाद है, इनसे अलग है कि यदि कर्ता आई है, यदि कोई सेंटेंस में से शुरू हो रहा है, जैसे मैं पुस्तक पढ़ रहा हूं, तो यहाँ पे ये में से शुरू हुआ, मैं को इंग्लिश में आई कहते हैं। यदि आई है वो बहुवचन है, तो यदि आई के साथ में आप आर लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब तो ये गलत माना जाएगा, क्योंकि इसके लिए जो सहायक मतलब जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या लगेगी, एम लगेगी। कर्ता आई के साथ हेल्पिंग वर्ब हमेशा एम लगता है। तो आपको आई का जब कोई आई से वाक्य शुरू हो, में से शुरू हो, तो आपको ध्यान रखना है कि उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब हमेशा एम लगाने। और जो मेन वर्ब है, जो वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म प्लस उसके साथ में आईएनजी, उसके पीछे आईएनजी लगाएंगे। जैसे प्ले लिख दिया आपने तो उसके पीछे आपको आईएनजी लगाना है, बराबर प्ले, इस प्रकार से। तो वर्ब क्या हुआ, एक वचन के साथ में आपको हेल्पिंग वर्ब इज लगानी है, बहुवचन के साथ में आपको हेल्पिंग वर्ब आर लगानी है। और यदि वाक्य आई से शुरू हो अर्थात आपका कर्ता है वो यदि आई हो तो उसके साथ में आपको हेल्पिंग वर्ब एम लगानी है। और मेन वर्ब या जो वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म प्लस आपको आईएनजी का प्रयोग करना है। अब इसके बाद में हम इसके जो सेंटेंस है उसको लेंगे, एफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस इस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में किस प्रकार से बनाए जाते हैं उसको मैं आपको है वो सिखाऊंगा।